हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। यार मोलर मास निकालना है, कैसे निकालते हैं हम सभी, ठीक है। तो बस एक बार मैं आपको वहां पे एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे करना है। देखो, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एटम जितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ एटम जो होता है उसको लेंगे और अगर उसको इनटू कर दूं मैं उसके एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से, ठीक है, तो वो उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, उस एलिमेंट का पूरा मास आ जाएगा वहां पे, ठीक। अब अगर एक से ज्यादा एलिमेंट रहे तो आप यहाँ पे और जोड़ते जाएंगे, ठीक है, वो अपन अभी देखते चलेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके एन लिख देता हूं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ज्यादा रहेंगे या एक कंपाउंड के अंदर उसको अपन प्लस करते जाएंगे। चलो एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है H2O। तो देखो H2O, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो यहाँ पे H के पास 2 हैं, H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस करेंगे क्योंकि उसके पास अभी ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड में, तो क्या करेंगे, देखो कितने एटम है, 1 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, मास कितना होता है 16, तो एक काम करो यहाँ पे 16 लिख दो। तो मैं एक बार बस आप सभी के लिए डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बस एक बार लिख रहा हूँ मैं। अब देखो इस 1 क्या है, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज इसका भी है, ये 1 क्या है, उसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एटॉमिक मास है ऑक्सीजन एटम का। क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, देखो 2 प्लस ये 16 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 18 ग्राम। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो अपन ने प्रोसेस देख लिए, अब बाकी की जो 2 हैं उसको अपन थोड़े जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक। सेकंड वाला क्या है, देखो आपका सेकंड वाला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब कितना हो, देखो 1 है कार्बन का एटम इनटू उसका मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के एटम है 2, उसका मास होता है 16, अभी निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, मतलब कितना होगा, देखो 44 ग्राम। क्लियर, तो यहाँ पे किसका आ गया, CO2 का जो मोलर मास है वो इतना आ गया। चलिए आगे आइए, आगे क्या कौन सा है, थर्ड वाला। इसको जरा पॉज करके आप ट्राई करके देखो कितना इजी लगेगा आपको, मैं खुद बताता हूँ। अब देखो करा ना, सॉल्व करा ना, पॉज करना है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12 सेम चीज, प्लस कितने एटम है 4 इंटू इसका एटॉमिक नंबर 1, कितना हो रहा है, देखो 12 प्लस 4 ये हो रहा है आपका 16 ग्राम। क्लियर, यहां तक सबको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन वाटर का सबको वैसे भी पता ही होता है 18 ग्राम होता है, तो वो अपना 18 आया है। चलो CO2 का होता है कितना, 44 ग्राम, कैसे, कार्बन का 12 और इसका कितना हो गया 32, मतलब 32, तो ये होगा 44। यहाँ पे देखो कार्बन का एक ही एटम है तो 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है, मास होता है 1, तो प्लस 4 कर दिया 16 हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिक टर्म है, और आपको हायर स्टडी अगर आप थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो इन लोगों के डायरेक्ट याद रखा करो कि इसका 18 होता है, इसका 44 होता है, 44 होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेसिक है, इसको आपको थोड़े से याद ही रखना है, प्रोसेस यही होती है, लेकिन एक बार याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा। क्लियर, अब मैं थोड़ा हट जाता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड। देखो अब अपन ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनका परसेंटेज निकालना है भाई, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो बहुत ईजी रहेगा, आपको सिर्फ एक बार मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, वो क्या होता है ध्यान से देखना। देखो पहले थोड़ा सा अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या है, Na2SO4, इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, सोडियम कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो बस आपसे वो यही पूछ रहा है। तो चलिए भाई निकाल के देखते हैं, यहाँ पर सोडियम कितना होगा ये निकालना है, और सल्फर कितना होगा ये निकालना है, और ऑक्सीजन कितना होगा ये निकालना है। अब सर फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है। तो देखो परसेंटेज, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मास
यहाँ पे आपसे पूछा है एलिमेंट का परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, या फिर मैं एलिमेंट का मास परसेंटेज भी लिख सकता था। तो उसको कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले तो उस मास निकालोगा किसका, उस एलिमेंट का, मास ऑफ एलिमेंट निकालना सबसे पहले, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। डिवाइड अपन क्या कर देंगे, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड से, ऐसा। और फिर इसका इनटू अपन को करना है 100 से, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। ऐसे देखो कैसे करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालना चाहोगे आप, टोटल सब्जेक्ट कर लेना, ठीक है, ऊपर उसका मास रख देना, इंटू 100 कर देना। परसेंटेज भी तो आप ऐसे ही निकालते हो, तो वैसे ही अपन को ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ उस एलिमेंट का आ जाएगा, है कि नहीं इजी। चलो सर यही फॉर्मूला पुट करना है क्या, बिल्कुल यही करना है। तो इसके पहले, सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हमें क्या लगेगा, कंपाउंड का मास लगेगा, तो अपन जरा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें लगेगा कंपाउंड का मास, तो हम कंपाउंड का मास निकालना अभी सीखे हैं, तो उसको मैं रखूंगा। देखो 2 एलिमेंट है किसके, सोडियम के, प्लस 1 एलिमेंट है किसका, सल्फर का, और मतलब 1 एटम है, और 4 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। मास रखो 2 × 23 प्लस 32 प्लस 4 × 16, ये कितना हो गया, 64 प्लस 32 प्लस 46, इसको कैलकुलेट करोगे 142 ग्राम आ जाएगा। बहुत इजी तरीका बताऊं, 146 और 64 को करोगे तो देखो 4 इसको दे दो तो 50 हो गया, 50 और 60 कितना होता है, 110 होता है, और ये देखो 32 142 हो गया। अलग अलग तरीके से करके देखा करो। चलो तो हमारे पास टोटल कंपाउंड तो आ गया, 100 हमारा कांस्टेंट ही चलता है, सिर्फ अपन को रखना है मास ऑफ एलिमेंट। तो अब चलो अपन जल्दी से निकाल के देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सोडियम के ऊपर इस साइड में सोडियम का ही निकालेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ, या फिर क्या, सोडियम का परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ Na सोडियम। चलो देखो कितना सोडियम उसके अंदर प्रेजेंट है, अभी देख लो। सबसे पहले तो देखो दो एटम है, 23 उसका मास होता है, मतलब 46 ग्राम जो है वो इस कंपाउंड के अंदर है। कितने कंपाउंड के अंदर, 142 ग्राम के कंपाउंड के अंदर, इंटू कर दो 10⁻²से। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं, किसका, एक बार सल्फर का भी देख लेते हैं। सल्फर का इधर है तो अपन इधर ही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सल्फर का लिख रहा हूं यहाँ पे परसेंटेज, कितना सल्फर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, 32 ग्राम। कंपाउंड कितने ग्राम का है, 142 ग्राम, इंटू किससे करना पड़ेगा, 10⁻² से, मतलब 100 ही तो हो गया वो। चलो ऑक्सीजन का देख लें। ऑक्सीजन का अपन थोड़ा अलग कलर से निकालते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो ऑक्सीजन का अपन मैं निकालूंगा, 64 उसके अंदर प्रेजेंट है, 142 का टोटल कंपाउंड है, और इंटू 10⁻²। चलिए सब आ चुका आपके पास, सब आ चुका है, बस आप इसको आप कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सोडियम के लिए तो आ जाएगा लगभग 32.3 कुछ परसेंटेज आ जाएगा, ये है ना। सल्फर के लिए करोगे तो देखो सीधे सीधे कट रहा है, 2 की टर्म है, इवन टर्म है, इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, 22.5% कुछ आएगा, 22.4 कुछ 4948 कुछ आएगा, तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। चलो तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का देखो ज्यादा आ सकता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो 64 ही है ना, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर 22 था, ये 32 है क्योंकि ये बड़ा था, तो ये भी ज्यादा बहुत बड़ा आएगा। ये कितना आएगा, लगभग 45% ऑक्सीजन का आएगा। ये आपके आ गए वैल्यूज, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होता तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होता। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अच्छा यहीं पे लिखा है तो यहां से लिख लेना आप, ठीक है। चलिए देखें, अब अपना जो क्वेश्चन है वो है थर्ड वाला, जो कि बोल रहा है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% आयरन और 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑक्सीजन का दिया हुआ है, आपके पास आयरन का है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल सी चीज एक ही होता है, आपको सिंपल रेशियो में निकालना है। उसकी स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 69.9%, ठीक है। किसका है ये, आयरन का है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, देखो डाई ऑक्सीजन है तो ऐसे लिख दूं O2, ठीक है। लेकिन हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पता तो आप सिर्फ ऑक्सीजन लिखें, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं। चलो देखो कितना हो जाएगा, ये 30.1% आपको ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज मतलब किस में से निकला होगा, 100 में से निकला होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि उसमें से 69.9 ग्राम जो है
वो प्रेजेंट होगा टोटल परसेंटेज में से। ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या 30.1 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा टोटल सॉल्यूशन में। समझ पाए ना, देखो कैसे निकलता है, क्योंकि ये परसेंटेज में लिखा हुआ है तो परसेंटेज तो 100 में से ही आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है, जो कंपाउंड है, कंपाउंड टोटल 100 ग्राम का होगा। ठीक है, जिसमें से इतना परसेंटेज ये है, इतना परसेंटेज ये है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इतना ग्राम प्रेजेंट है आयरन का और ऑक्सीजन का इतना प्रेजेंट है। क्लियर। तो अब हमारे पास एक चीज आ रही है, देखो क्या, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस पूरे डाटा को, इसको मैं बोल सकता हूं यहां पर मुझे आ गया क्या मास, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पे गिवन मास आ गया मेरे पास। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो। देखो गिवन मास मेरे पास आ चुका है, मोल का फॉर्मूला बताएंगे सब लोग। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। देखो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 69.9 ग्राम, मतलब गिवन मास आ चुका है। तो क्या मैं मोल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकालेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं मोल निकालूं तो एन किसका निकाल रहा हूं, एफ का, तो एफ लिख दूं इज इक्वल टू कितना आएगा, गिवन मास 69.9 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नहीं है तो एटॉमिक मास। ठीक है, चलो तो यहां पर एटॉमिक मास लिखो, एटम का मास कितना है, एटम का मास यहां पर आयरन का है तो कितना होता है 55.5 होता है। क्लियर। चलिए ऑक्सीजन का निकालें, NO का निकाल रहा हूं मैं, नो मत समझ लेना इसको। ये कितना हो जाएगा, देखो 30.1 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मास कितना होता है 16 लिख दूं क्या, लिख दूं, चलेगा। ठीक है, तो ये इतना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे जरा। इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो लगभग जो है ये 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, पॉइंट आएगा तो लगभग ये जाएगा आपका 1.25 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये लगभग 2 के पास आ रहा है, तो 1.88 जो है ये इसका आएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं मोल ऑफ आयरन इतना है, मोल ऑफ ऑक्सीजन इतना है। ठीक है, अब देखो मोल आ चुका है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलर फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, एकदम सिंपलर जो फॉर्मूला होता है, सिंपलर जो फॉर्मूला होता है, सिंपलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंपाउंड का, उसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एडिशनल था, लिखना चाहो लिख सकते हो अपने नॉलेज के लिए। चलो देखो, तो इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में लेके आऊं NFE रेशियो NO को, तो क्या है, देखो 1.25 रेशियो, ये हो जाएगा 1.88। डिवाइड कर दो, सबसे स्मॉल जो मोल दिख रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको कलर चेंज कर दे रहा हूं जिसमें आपको समझ में आ जाए। सिंपल से अपन सबसे छोटा कौन सा इसमें से, Fe का है, तो इससे डिवाइड कर दो 1.25, तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना जाएगा, लगभग 1.5 कुछ आएगा ये। अब ध्यान से सोचो, क्या कोई भी कंपाउंड ऐसा प्रेजेंट हो सकता है कि भैया आयरन 1 है और जो आपका ऑक्सीजन है वो 1.5 है, ऐसा तो नहीं होगा। सिंपल फॉर्म ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि अपन को ये क्या दिख रहा है, पॉइंट में दिख रहा है, तो इसको जरा नेचुरल नंबर में लेके आओ, मतलब कि 1 2 3 4 जो है अच्छे वाले नंबर में लेके आओ। तो क्या कर सकते हैं, 1/1.5 है, तो क्या मैं दोनों को मैं इंटू कर दूं 2 का, तो ये कितना जाएगा 2/3। तो जो आपका रेशियो आ रहा है वो Fe और ऑक्सीजन का वो कितना आ रहा है, देखो 2:3 आ रहा है। मतलब फॉर्मूला क्या बन सकता है, Fe2O3 ही बस फॉर्मूला बन सकता है। तो ये जो आया आपका यही क्या है, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड को लेके। समझ में आ गया। ठीक है, क्या क्या स्टेप अपन ने फॉलो करा तो उसको लिख लें जरा सब लोग, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप निकालेंगे मोल। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे मोल, तो मैं लिख देता हूं कैलकुलेट मोल। सेकेंडली क्या करेंगे फिर अपन, क्योंकि अपन ने मोल से कैलकुलेट किया, फिर उसका सबसे छोटा जो मोल का वैल्यू आई है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए आप। तो फिर एक आपको रेशियो मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा। अगर वो रेशियो पूरे नंबर में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आपका आएगा वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। क्लियर है। तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि काफी इजी होने वाला है आप सभी के लिए, कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बताना है जब,
अब आगे बताएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है एयर में, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका, देखो अगर मैं इसको रिलेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके CO2 बनाएगा, लिख सकता हूं, सही लिखा है ये चीज, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब 12 ग्राम कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये निकालना आता है, मैंने अभी बताया था कि जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर जगह लगता है, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना है, देखो 44 ग्राम यहां पर बनेगा। यहां तक तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा कौन सा एक और है जो बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। चलिए अब इन्होंने बोला है, यहां पर भी 1 मोल था, यहां पर भी 1 मोल है, ठीक है, लेकिन इन्हें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है अब वो आपको दे दिया। तो देखो यहां पर क्या होगा, ओरिजिनली तो आपकी रिएक्शन यही है, यहीं से आपको चलना है, ठीक है। जो आपका मेन जो है फॉलो करता है वो ये करेगा, क्लियर। अब यहां पर देखो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो एक काम करो यहीं पर पुट करके देख लेते हैं। देखो 1 मोल है तो यहां पर ये तो कांस्टेंट है, क्या रहेगा, ये 12 ग्राम ही रहेगा, बस इन्होंने लिख दिया है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसको मैं x ग्राम लिख देता हूं, चलेगा, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलो अब जरा x ग्राम बताओ, इन दोनों को हटाओ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली यहां पर आप जरा वैल्यू लगाएं, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, वो करेंगे। तो यहां पर x ग्राम कितना आएगा, देखो x ग्राम इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 32, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो 16 1 जा, 16 2 जा, ठीक है, और ये 2 से जाकर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 22 ग्राम जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब चलो एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, 12 ग्राम जो है ये रिएक्शन कर रहा था इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा और निकाल के देख लेते हैं कितना आया है आपका, यहां पे फॉर आंसर आ चुका था, ये आ चुका है आपके पास 22 ग्राम। अभी सॉल्व किया ना, अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन ने इसके इक्वेशन का यूज किया था, अब सेकंड वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी 16 ग्राम है, यहां पर भी 16 ग्राम है, समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये तो आ गया तुम्हारे पास। अब अगर निकालना चाहो तो कैलकुलेट तो तुम तब भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना आखिरी तक, ठीक है, क्योंकि वो जो आंसर आएगा वो हो सकता है एक्चुअल आंसर ना हो। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या बोल रहा है उसने, अब 2 मोल ऑफ कार्बन कर दिए हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 मोल मतलब कि 24 ग्राम। 2 मोल मतलब ये होता है ना भाई 2 इंटू 12 हो गया ना, ऐसा हो गया, तो इसलिए आ गया 24 ग्राम। अब बोल रहा है 24 ग्राम जब इतने के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कितने ग्राम यहां पर CO2 बनेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट था, अपन ने हटा दिया उसको। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या आएगा, देखो यहां पर ये आपको x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको इधर लेके आओ, तो जाएगा 22 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका लगभग 44 ग्राम। अब थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाना, ठीक है ना, 44 ग्राम यहां पर आ रहा है। अब ध्यान से सुनते चलो, एक लॉजिक लग रहा है, तो यस का आंसर जो है आना चाहिए 44 ग्राम, लेकिन ये जो आंसर है ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको यहां पर बताता हूं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मोल के पर्सपेक्टिव से चलते रहो। यहां पर अपन क्या देख रहे थे, यहां पर जब रिएक्शन हो रही है ऐसा, ठीक है, 12 ग्राम की, जरा मोल निकालना सबके कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर क्या एटॉमिक वेट, तो यहां पर कार्बन का कितना आएगा, देखो गिवन कितना है 12 ग्राम, 1 मोल है ना, ठीक है, तो ये कितना है 12 ग्राम। जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा है प्लस कितना है यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना होगा, देखो ऑक्सीजन का O2 है, O2 होता है, तो अगर 2 मोल लिख सकता हूं मैं यहाँ पे तो चलेगा, ठीक है। तो 2 मोल बनेगा, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब जाके क्या बन रहा है आपका 44 ग्राम बन रहा है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे कि यहां पर 1 मोल जो है रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन जो रिएक्ट कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 0.5 कैसे लेके आ गए सर, देखो ये क्या है, गिवन वेट है,
मतलब तो कितना होगा 16, मॉलिक्यूलर कितना हो जाएगा 32, तो इसको काटो 1/2 आ रहा है और 1/2 को अपन 0.5 लिख सकते हैं। 32 कैसे आया सर, O2 का मास रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन अकेले का नहीं रखा, ऑक्सीजन अकेला का रखता तो 1 मोल आता। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है अपन ने, देखो इसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी अपना जो है वो मैं रख सकता हूं कितना 1 मोल, ठीक है, क्लियर, 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इतना आएगा। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, इसकी वैल्यू आई थी 22 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है कि अगर 2 मोल कार्बन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अब एक लॉजिक, जब यहां पर 1 मोल रिएक्ट कर रहा था इसके साथ 0.5 के साथ, ठीक है, तो यहां पे मतलब 16 ग्राम की बात अगर चल रही है तो मतलब 0.5 की बात चल रही है, तब जो है उसके पास पूरा जो है वो एक्सेस थी, जो उसके पास अमाउंट था वो खत्म हो चुका था, ठीक है। इस रिएक्शन के पास ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब खुद सोचो, अगर नहीं बचा तो यहां पर अगर 2 मोल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, 0.5 मोल के साथ, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही ये 1 मोल पर आएगा, ये तो 0 मोल हो जाएगा ना, ये तो 0 मोल हो जाएगा, तो मोल बचेगा ही नहीं, समझ गए, मोल तो बचेगा ही नहीं। तो यहां पर आपका जो क्या है, ये जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि जो चीज पहले खत्म हो जाती है। तो आप खुद सोचो, अगर ये पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, 1 मोल में ही खत्म हो गया, तो सिर्फ कितना बन पाएगा, सिर्फ बन पाएगा आपका 22 ग्राम ही बन पाएगा, जो कि ये वाला आंसर है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर है जो सेम ही आएगा, लेकिन उन्होंने एक लॉजिक से पूछ लिया आपसे, इसको 2 मोल इसलिए कर दिया फंसाने के लिए आपको, क्योंकि अगर आप 2 मोल करोगे तो 44 ग्राम आ रहा है, अगर कैलकुलेशन से चलोगे तो, कैलकुलेशन तो आई जाती है ना, लेकिन आपको लॉजिक से चलना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो तो खत्म हो जाएगा पहले ही कार्बन के, तो 1 मोल ही रिएक्ट कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपका जो आंसर है इन दोनों का ही 22 ग्राम रहेगा, इस लॉजिक से आप चलेंगे बस आगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है कैलकुलेट द मास सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो फिर से समझ लो, यहां पर आपको मोलर मास गिवन है, ठीक है, जो कि अपन निकाल भी सकते थे, वो बात अलग है, लेकिन उसने गिवन दिया है। देखो अब यहां पर इसने क्या बोला है कि देखो आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.375 मोलर का, है ना, मोलर का सॉल्यूशन है। अब इसने बोला है कि अगर मैं इसका 500 ml में सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, अगर 500 ml में इसका ही सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ये बताइए कि इसका मास कितना होगा सोडियम एसीटेट का उस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमाया है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। तो हम ये चीज जानते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है। देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर, है ना। समझ में आ गया, 1 लीटर की बात कर रहा हूं अगर, मतलब कि कितना हो गया वो 1000 ml हो गया। अब बस यहां से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर गए, मैं खुद बता रहा हूं आपको। देखो कैसे, यहां पर मैं आपको अगर बोलूं 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 0.375 मोल्स जो हैं वो किसके अंदर होंगे, 100,000 ml के अंदर होंगे। बोल सकता हूं बिल्कुल ना। अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। अब इसने बोला है कि इस सॉल्यूशन में से ही आप 500 ml का अगर सॉल्यूशन बनाओगे तो उस सोडियम एसीटेट का वेट कितना होगा, गिवन वेट निकालना है, बहुत इजी। तो अब इन्होंने पूछा है कि कितना मोल, अगर मैं निकालना चाहूं कि कितना मोल होगा किसके अंदर, 500 ml के अंदर, इसको ही तो आपको दिख रहा है यार, सीधा सीधा इसका हाफ हो चुका है, तो इसका हाफ कर दो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी देख रहे हो। देखो x जो मोल है कितना होगा, जरा निकालो, इसको क्रॉस कर दो, सारी वैल्यूज को इधर ले आओ, x को ऊपर ले जाओ, तो कितना जाएगा, देखो 0.375 डिवाइडेड बाय ये 500 इंटू डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000, तो ये देखो 2 टाइम्स चला गया, तो हो तो हाफ ही रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना जाएगा, देखो 2 से काटो तो 0.1 और ये जाएगा 8, बाकी का सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.8 मोल्स जिसके अंदर प्रेजेंट है। समझ गए क्या बोला मैंने,
इतने मोल थे 1 लीटर के अंदर, 1 मोलरिटी के अंदर। तो 500 ml के अंदर अगर तुम सॉल्यूशन को आधा कर दोगे तो कितना होगा, इतना जाएगा, इतने मोल प्रेजेंट हो गए। चलिए इतना मोल आ गया सर, लेकिन इन्होंने मास पूछा था, आप तो मोल निकाल दिए। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक अभी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था आपका कि मोल को अपन एन से शो करते, तो मैं लिख रहा हूं एन इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मोलर मास। ठीक है, तो मैं मोलर मास लिखता हूं, तो मैं वही लिख रहा हूं मोलर मास। मोल्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, मोल्स आपके पास आ चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास उसने आपको गिवन दिया है, तो बस डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखो क्या जाएगा, ये जाएगा मोल्स कितना है 0.18 इज इक्वल टू गिवन मास को मैं x लिख रहा हूं डिवाइड बाय यहां पे कितना देखो 82.02। निकालो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 0.18 इंटू 82.02। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर x ग्राम निकलेगा, ग्राम में ही निकलेगा, मास पूछा तो ग्राम में ही निकलेगा ना। ठीक है, तो ये कितना जाएगा देखो 15.37 जो है लगभग आपके पास ग्राम आएगा। और एक चीज मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर होता है तो तुम भी सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, स्टेप सही है, आप बस कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है कभी कभी 0.1 से 0.2। ठीक है, वो बहुत होता है मेरे साथ, है ना। चलिए, तो ये आपके पास ऐसा फॉर्मूला है, ऐसे आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या करना था, मोल निकालने थे, और फिर आपको जो ये फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत मेन होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो 6th क्वेश्चन जो है आपका, वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, इतना डेंसिटी गिवन है, एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है 69%। अब देखो बात यह है कि तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो आप हर जगह लगाइएगा, ठीक है, उससे आपका आंसर हर बार आएगा क्योंकि रिलेशन है वो। ठीक है, तो देखो आप बहुत तरीके लगा सकते हो कि पहले आप मोलारिटी निकाल लो, क्योंकि डेंसिटी वगैरह गिवन है तो आपको वहां से निकालना पड़ेगा, ग्राम पर लीटर वगैरह वहां से निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबा पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो, कैसे करेंगे देखो, यहां पर एक रिलेशन होता है जो इंपॉर्टेंट समझ लेना, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या है आपका, ये देखो ये है कैपिटल M इज इक्वल टू होता है 10xd बोलता हूं मैं इसको, जबकि चाई डी है वो। ठीक है, 10xd अपॉन MB, ये सब क्या है। तो ध्यान से देखो, एक बार मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी लगता है और आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, किसमें, तुरंत सॉल्व करने के लिए। तो चाई क्या है आपका, देखो चाई है आप, अच्छा ब्लैक है इधर तो मैं इससे लिख लेता हूं, चाई है आपका मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे आइए। डी क्या है आपका, डी सबको पता है, देखो क्या गिवन है आपको, डेंसिटी, तो डेंसिटी है ये। एमबी क्या है आपका, एमबी है यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और कुछ रह गया क्या, 10 को बताना है क्या, 10 क्या है भैया, मैथमेटिकल टर्म, लिख लेना वो अब इसको ठीक है, उसको लिख लेना। चलो, तो ये सब आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से देखो, सब चीजें मेरे ख्याल से तो मास परसेंटेज है क्या, ये देखो गिवन है, डेंसिटी है क्या, डेंसिटी है, मोलर मास है क्या, नहीं है, निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे ना अब तो। चलो ठीक है, अपन अब निकाल लेते हैं मोलर मास और बाकी का पूरा फॉर्मूला से आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहां पर निकालते हैं मोलर मास, HNO3, अलग अलग लिखा है, समझ जाओगे क्यों लिखा है, अब तो पता होगा ना। 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 14 प्लस 2 इंटू 7, हाँ मतलब N2 है ना, तो एक का कितना होता है, ऐसे एटॉमिक नंबर 1 का 7, डबल कर दो 14, 3 इंटू 16, 48 लिख सकता था क्या मैं इसको, चलो देखो 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है, ये कितना हो गया 15 प्लस 48, अब और सॉल्व करना है क्या, 52 हो रहा था डायरेक्ट, मैंने 50 यहाँ पे कितना जाएगा 63, ये हो गया आपके पास 63। तो बस फॉर्मूला पुट करो, m निकालना है इज इक्वल टू 10 इंटू 69 इंटू डेंसिटी कितना देखो 1.41 डिवाइड बाय MB कितना है 63, कर दिया। बहुत अच्छा काटा पीटी दिख रहा है, देखो यहां पे मैं काट सकता हूं 21, इसको मैं 23 से काट सकता हूं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना जरा, तो आपकी जो मोलैरिटी है वो कितनी आएगी, लगभग 15.4 कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। ठीक है, जो मोलैरिटी है वो इतना आएगा। क्लियर है यहां तक सभी को, इजी था। क्या करना है, सिर्फ आपको ये वाला जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, ये वाले रिलेशन को समझ गए। चलो आगे देखो, चलो अब अपन 7 देखते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट से
आपका जो है अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कितना कॉपर उसके अंदर होगा ये निकालना है। बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको गिवन है कि सबसे पहले तो अपन को कंपाउंड का मास चाहिए CuSO4 इसका, तो इसका कितना होता है देखो, कॉपर का होता है 63.5 प्लस इसका होता है 32 प्लस 4 × 16 मतलब 64, तो कितना हो जाएगा देखो 63.5 प्लस 32 प्लस 64, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये आ जाएगा लगभग ये 6, ये 96 प्लस 63.5, ठीक है। तो मैं 4 इसको अगर दे देता हूं तो लगभग जो है 159.5 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। एक बार आप भी सॉल्व करके देखें इसको, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड का वेट। अब इससे कैसे निकालेंगे सर, तो ध्यान से देखो, यहां पर बोला हुआ है कि अगर 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है, कितना है कॉपर सल्फेट देखो टोटल 159.5 ग्राम है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, तो भाई 63.5 में कितना कॉपर होगा, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो चलो अब ध्यान से देखो, मैं उसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिखा रहा हूं कि इतना कॉपर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इतना कॉपर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो बताओ 100 ग्राम के अंदर कितना कॉपर प्रेजेंट होगा, ये हमको निकालना है। चलिए ठीक है, देखो 159.5 ग्राम के अंदर आपके पास 63.5 ग्राम कॉपर है, ठीक है। तो अब ये बताओ 100 ग्राम का अगर कंपाउंड रहेगा तो कितना कॉपर रहेगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा देखो, क्रॉस करना है 63.5 है ये, ठीक है। 63.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 159.5, ये हो गया। देखो ये आपको एक फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, कैसा फॉर्मूला कि कॉपर का मास एलिमेंट है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट दिख रहा है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड दिख रहा है और इंटू 100 दिख रहा है ना वैसे, तो वही निकालना है। चलो तो x इक्वल टू लगभग जो है आपका कितना आएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 39.81 कुछ आएगा, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेशन हो गई। तो आपको ऐसे निकालना है, ये वाला जो है ये रिलेशन फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला रिलेशन फॉलो करना है, बस मैं आपको बता रहा था कि आपसे उसने पूछा क्या है, ये मैंने आपको सपोज कराया है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, इस पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या था, अगर इतना ग्राम का कंपाउंड है जिसके अंदर इतना ग्राम कॉपर होता है, तो भैया 100 ग्राम की बात करेंगे तो कितना ग्राम होगा, तो बस इतना ग्राम होगा। समझ में आ गया। तो कितना इजी था, बहुत इजी था। तो आपको बस ये करना था और आपका सॉल्व हो जाता। क्लियर, इसको लिखो फिर आगे चलो। चलिए 8th क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन इतना इतना गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है अपन एक तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ही समझ में आएगा आपको कैसे। देखो एक रिलेशन होता है कि n इज इक्वल टू होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, ये आपके पास एक रिलेशन होता है। एक और रिलेशन होता है सेम का सेम, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय होता है इंपेरिकल मास होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक रिलेशन है, मतलब आपको बस ये इसको याद रखना है। ठीक है, हर जगह याद रखना है, ऐसी बात नहीं एक जगह। तो मैं आपको इस चीज से पता चल रहा होगा कि अपन यहां से कहां से निकालने वाले हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसकी बात होगी। ठीक है, तो चलिए इसके अपन बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में, शायद सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन तो था, ठीक है, उसमें अपन ने क्या निकाला था, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था, सेम परसेंटेज सब कुछ सेम था। ठीक है, तो अपन वही उसी क्वेश्चन का आगे यूज कर रहे हैं कि आयरन जो है, ठीक है, आयरन का जो मोल आएगा, आयरन के जो मोल है वो कितना आएगा, 1.25 आएगा। मैंने आपको निकाल के बताया हुआ, तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाके देख लेंगे, टाइम स्टैम्प आप सभी को गिवन होंगे, पीछे आपको दिख जाएगा। क्लियर। और ऑक्सीजन का जो मोल आएगा वो कितना आएगा, 1.88 आएगा। तो मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के बताया था आपको। मैंने क्या बोला था, डिवाइड करेंगे अपन इसके सिंपल रेशियो से, तो 1.25 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बताया था सबसे स्मॉल वैल्यू जो होगी इसकी मोल की, अपन उससे डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, देखो यहां पर अपना फॉर्मूला बना था F2O3, ये फॉर्मूला बना था, ये क्या है। और ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी किस में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ये है।
ठीक है, तो इसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला बोल सकता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला मैं इसको बोलूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। चलिए, तो अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ n की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर मैं इस टर्म से निकालूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर मैं इस टर्म से निकालूं तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, हो जाएगा, सही कह रहा हूं। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, n की वैल्यू अगर आपके पास मिल गई तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो बस चलो अपन इसको निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अपन इसको, देखो ध्यान से, यहां पर जो है आपको कुछ रखना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास रखना है, बस मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास रखना है, तो बस हो जाएगा। देखो मास अपन यहां से निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू आयरन की वैल्यू अपन रख देंगे 55.5, तो देखो 2 इंटू 55.5 प्लस 3 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 1, तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग आपको कैलकुलेट कर लोगे तो 48 यहाँ पे प्लस कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये भी लगभग हो जाएगा 1 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 159 ग्राम कुछ आएगी, 159.8 ग्राम कुछ आएगा ऐसे। ठीक है, तो अगर आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो n की जो वैल्यू है वो 159.8 डिवाइड बाय 159.7 कुछ आएगा वैसे तो एक का। ठीक है, ऐसे तो n की जो वैल्यू है निकल के आती है 1। ठीक है, देखो क्या बता रहा हूं, यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर है, तो n की वैल्यू जो निकल के आती है 1, तो आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फिर Fe2O3, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इंटू n की वैल्यू कितनी आई 1, तो Fe2O3 इंटू 1, मतलब यही आओगे आपके पास Fe2O3 जो है यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया, यहां से जाना है, यहां से चलना है, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सेम एलिमेंट का अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला एक बार निकाल चुके हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ये जो रिलेशन अपना आया था, ये वाला रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना, ये अपना रिलेशन अपन निकाल चुके हैं। तो मैंने वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया, ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हर एलिमेंट का एटम का और टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू उसका मास इंटू कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन था यहां पर इसका समाप्ति होती है, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला बोल रहा है कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। क्लियर है, तो इस डाटा को यूज करके आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्लियर है, चलिए तो अपन अब बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको एवरेज एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत इजी होता है वैसे तो। आपको क्या करना है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस जो है वो आपको मिलने वाला है ऐसे, प्लस कर देंगे आप किसका, उसका मोलर मास के साथ, इंटू मोलर मास, इंटू मोलर मास, प्लस नहीं इंटू करना है, और प्लस अब जितने नंबर होंगे आपके पास, जितने आपके पास प्रेजेंट होंगे एलिमेंट, उसका सेम चलता रहेगा। क्या करोगे, तो n लिख देता हूं मैं, n ऐसे करके। n मतलब क्या हो गया, जो आपका एवरेज अबंडेंस है एक का, जैसे ए का, ठीक है, तो अबंडेंस ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ आपका ए, प्लस अबंडेंस ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी, अबंडेंस ऑफ सी प्लस इंटू मोलर मास ऑफ सी। ठीक है, तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला है जो फॉलो करते रहना है। क्लियर, चलिए अब यहां पर अपने पास दो एलिमेंट है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, अबंडेंस ऑफ कितना देखा यहां पर आपको दिख रहा है ऐसा 75.77% है, इंटू किसके साथ करेंगे अपन, यहां पर देखो मोलर मास कितना है इसका 34.96 ये है। ठीक है, प्लस करेंगे अब, क्योंकि दूसरा एलिमेंट की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे आइसोटोप की बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो 24.723% इंटू किससे करोगे आप, इसके मोलर मास से, तो कितना है देखो 36.96। क्लियर, अब देखो एक तरीका मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कैसे करना है। अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस निकालिए फिर ये एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको पहले ही 100 से डिवाइड कर दो, पहले ही इसको क्या करो 100 से डिवाइड कर दो। और अगर पहले ही आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.75 कुछ आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.24 आएगा।
तो यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पर इसकी जगह पर। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, अपन 0.75 इंटू 34.96 प्लस यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 0.24 इंटू 36.96। समझ में आ गया? ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब अगर आपने यहां पर 100 से डिवाइड नहीं किया तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के बाद आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप फॉर्मूला को पुट करोगे तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं कि कैसे करोगे इसके आगे, अगर यहां भूल गए तो। क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज में तो हमें चाहिए नहीं, उसका एलिमेंट का मास कितना है भाई, हमें ये पता करना है। तो क्या होगा 75.77 डिवाइड बाय 100, ठीक है, फिर इंटू करोगे 34.96 से, फिर प्लस करोगे इसका 24.23 डिवाइड बाय 100 करोगे, और फिर इंटू करोगे इसका 36.96 से, ऐसा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मुझको ज्यादा पसंद है वो ये वाली है कि पहले ही मैं इसको डिवाइड कर लूं और फिर इंटू कर दूं तो इजी पड़ जाता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हो तो लगभग आपके पास आंसर आता है 35.05 कुछ आता है आपके पास। ठीक है, 35.05 35.04 आता है। ठीक है, आपका यहां पर एवरेज मोलर मास। ठीक है, अब सुनो ये मेरे को कैसे पता है, ये जो है ये प्रूफ भी है। जरा ये बताओ, क्लोरीन का जो तुम मास है वो कितना रखते हो, 35 रखते हो, 35.5 रखते हैं हम। ठीक है, वो इसीलिए रखते हैं। ठीक है, 35.5 इसलिए रखा जाता है, ऐसा 35.04 ऐसे कुछ आएगा आपके पास। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि 35.5 है ये इसके दोनों आइसोटोप का एवरेज है, इसीलिए क्या करते हैं अपन, इतना इसकी वैल्यू भी रखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास, जो एटॉमिक मास है, अपन इतनी रखते हैं। क्लियर है? अब रीजन मिल गया। ठीक है, सबको एक बस थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि सर एक आइसोटोप उसका 35 है, एक उसका 37 है, तो उसका एवरेज जो मास है वो 37 क्यों नहीं रखते, या तो 37 रख दे या तो 35 रख दे। तो अपन क्यों रखते हैं 35.5, इसीलिए रखते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि उसका वो एवरेज है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए इसको लेकर फिर आगे चलते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए जो 10th क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं चीजें कैसे। देखो यहाँ पर इन 3 मोल्स ऑफ इथेन जो है आपको कैलकुलेट करना है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम अपन को देखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम मतलब क्या बोल रहे, देखो सबसे पहले तो 3 मोल का मतलब क्या है कि इसके सामने, इस पूरे मॉलिक्यूल के सामने 3 लगा होगा, C2H क्या है 6 है। ठीक है, इथेन है ये, इसको ये अपन बोलते हैं इथेन। तो ये लिखा हुआ है आप सभी के साथ साथ, ये है इथेन, है ना। तो इसने बोला है कि कितने जो एटम हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। तो खुद सोचो, जब सिर्फ एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, मतलब C2H6 की, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 मोल, 1 मोल। ठीक है, ध्यान से सुनना, जब 1 मोल था तो उसके अंदर 2 कार्बन एटम थे, 2 कार्बन एटम थे, ऐसा। ठीक है, ये दिख रहा है, 2 कार्बन एटम थे। तो अब खुद सोचो, अगर 3 मोल हो गए तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको 3 इंटू 2 कार्बन एटम। अगर बोलोगे तो लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। बताओ, लिख सकता हूं। जब एक मॉलिक्यूल था तो 2 कार्बन एटम थे, दिख रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे ही 3 मॉलिक्यूल आए तो कितना होगा, देखो 3 इंटू 2 मतलब कितने हो गए, 6 कार्बन के एटम हो गए, हो गए। तो यहां पर जो आंसर क्या आना चाहिए, खुद सोचो, ये हो जाएगा आपके पास 6 कार्बन के एटम। ठीक है, 6 कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि वो उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है सेकंड वाला, वो मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। मैं आपको सीधे बताऊंगा कौन सा, थर्ड वाला। ये जब तक मैं छोड़ रहा हूं, जैसे मैं कंप्लीट करूंगा फिर ये वाला बताऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने हैं आपको। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगाओ जरा यहां पर से। ठीक है, और आंसर बताओ कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका क्या होगा, कितने नंबर ऑफ होंगे। चलिए अपन बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। ठीक है, तो चलो दूसरा कौन सा है अपना, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, कितने मॉलिक्यूल इथेन के होंगे। तो अपन ने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा है ना सबने। चलो, मतलब कि मैं जानता हूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम वगैरह होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 6.023 22 इंटू 10 की पावर 23 ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए जरा थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे कि एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, ये कंपाउंड मान लेते हैं इसको,
एक कंपाउंड के अंदर क्या हो, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहां पर पूछा है कि बताओ, यहां पर 3 मोल हैं, ठीक है, 3 मोल हैं, तो ये बताओ 3 मॉलिक्यूल 3 कंपाउंड के अंदर, 3 मोल के कंपाउंड के अंदर कितना होगा भाई। सेम लॉजिक, 3 × 6.022 × 10⁻23, तो इसको सॉल्व कर लो जरा, तो 18.0 कितना आएगा, 66 × 10⁻23, ये वाला मॉलिक्यूल आएगा आपके पास। मोल नहीं, मॉलिक्यूल लिख देता हूं वरना तुम मोल समझ लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा ये वाला। चलिए अपन ने कौन कौन सा देख लिया, एक देखा, दूसरा आपने करा और तीसरा ये देखा, ठीक है। जरा अब मेरे साथ चेक करेंगे सेकंड वाला क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखो। यहां पर मैंने अगर इस लॉजिक से चलूं ये वाले, तो यहां पर 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो खुद सोचो 3 मोल के अंदर कितने होंगे भाई, 3 × 6 होंगे, मतलब 18 एटम होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है वो कितने होंगे, यहां पर 18 होंगे, 18 एटम होंगे। तो यहां पर भी लिख लो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 18, इसका होगा 6 और इसका कितना है, देखो ये लिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस इस लॉजिक से चलना है। ये है आपका पहला वाला, ठीक है, ये अपन ने किया सेकंड वाला और ये अपन ने किया थर्ड वाला। क्लियर, समझ गए, यहां तक इजी था। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोलरिटी लीटर इनवर्स, मतलब मोल लीटर इनवर्स मतलब क्या, मोलरिटी की बात चल रही, ठीक है। इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो यहां पर क्या पूछा है, एक बात तो मुझे भी समझ में नहीं आया, चलो देखो क्या लिखा है। यहां पर बोल रहा है कंसंट्रेशन निकालना है, क्या होगा अगर आप 20 ग्राम शुगर को डालोगे वाटर के अंदर, जबकि उसका जो वॉल्यूम हो चुका है वो 2 लीटर हो चुका है। वाह, आ गया समझ में, ऐसे देखो। तो भाई मोलरिटी की पूछा है, तो मोलरिटी क्या होती है, सबको पता है कि नहीं। चलो मोलरिटी पूछा ना, व्हाट इज कंसंट्रेशन, चलिए ठीक है। कंसंट्रेशन इसमें पूछा, देखो इसने यूनिट भी दे दी। मोलरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा मैं इधर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है इधर, है ना। तो भाई क्या क्या है हमारे पास, चलो सबसे पहले देखें, वॉल्यूम है 2 लीटर दिख रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स है क्या, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है भाई, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अभी बताया था, बहुत बार बता चुका हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जरा दिमाग लगाओ भाई, ठीक है। तो मोलरिटी निकालना है तो कैपिटल एम से इसको शो करते हैं, तो मैंने ये लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मोल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो n इज इक्वल टू कितना होगा, गिवन कितना है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास सर निकालना पड़ेगा। ये दिक्कत होता ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर है C12 है, हाँ बिल्कुल, H22 है और O11 है। सर आपको शुगर का फॉर्मूला नहीं पता, हाँ भाई नहीं पता। चलिए तो मास निकालें, क्या सोचते हो, डायरेक्ट पुट करूं मैं, चलो देखते हैं। 12 × 12 लिख दूं क्या, चलेगा, आप तो समझ में आ गया होगा। प्लस क्या मैं इसको 22 × 1 लिख सकता हूं, सर लिख दो। प्लस 11 × 16 लिख दूं क्या, सर लिख दो, लिख दिया, चलेगा, यहां तक ही समझ में आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सर 12 का स्क्वायर होता है 144, रख दीजिए, बिल्कुल रख दिया। चलिए 22 होता है सर, ये तो आता है, प्लस 16 × 11 सर सोचना पड़ेगा, तो क्या होगा 16 × 10 160, प्लस 16 कर दो 176। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आएगा लगभग 342 ग्राम आएगा, ये आ गया मोलर मास। चलो यहां पुट करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 342, है ना। तो मोलरिटी निकाल सकते हैं यहां से, चलिए मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 342 इंटू वॉल्यूम है 2 लीटर, ये पुट कर दिया तो इसको कैंसिल करेंगे तो सर 10 आ जाएगा, और यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 342 आ गया। तो सर जो मोलरिटी आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, 0.029 कुछ आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.03, ऐसे साइन के साथ, सिमिलरिटी, ऐसा समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्या था, ये था, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, सबको पता होना चाहिए ये, और होना ही चाहिए, ठीक है। इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एकदम बेसिक है। क्लियर, तो ये जो आपका आंसर आ गया यही आपका आंसर है।
क्लियर, चलें अपन आगे, इसको अपन फिर इसकी आगे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये अपन ने निकाला है क्या, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपन ने इसको निकाला, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए करे, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ आजकल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इतना गिवन है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मतलब कि इसने वॉल्यूम के बारे में पूछ लिया यार, अब क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपके पास डेंसिटी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी आपके पास गिवन है, ठीक है। चलिए डेंसिटी गिवन है हमारे पास, यहाँ पर एक का मोलरिटी गिवन है और एक वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पर हमें दूसरा वॉल्यूम निकालना है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो क्या करें बताओ, रिलेशन लगा दे क्या। देखो रिलेशन लगाएंगे हम कौन सा वाला, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सर यही क्यों लगाया, क्योंकि मोलरिटी एक थी हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम एक था हमारे पास, और दूसरा वॉल्यूम वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, बस ये इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, v1 इज इक्वल टू रख रहा हूं मैं v2 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 रख रहा हूं, ठीक है। यहां से निकालेंगे हम। तो हमें चाहिए क्या है, सिर्फ देखो दो चीजें हैं, m2 है v2 है, m1 निकालना है, तो मोलरिटी निकालना पड़ेगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, सबको अभी तक तो पता होगा। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ बस, ठीक है, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। चलिए तो अपन बात करते हैं, तो मोल्स निकालना पड़ेगा। और अगर खुद सोचो, एक बात दिमाग लगाना, अगर लीटर 1 है, ठीक है, अगर लीटर 1 है, 1 लीटर की बात चले, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मोलरिटी है वो मोल्स के इक्वल होगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, खुद थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर लीटर 1 है, 1 लीटर वॉल्यूम की बात चल रही है, तो मैं ऐसा रिलेशन लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये लगने वाला है कहीं ना कहीं, कैसे लगेगा। चलिए सर यहां पर हम एक काम करें, अगर मेथनॉल अगर हमको गिवन है, ठीक है, तो यहां पर मेथनॉल क्या होता है अपना, CH3OH होता है यही, ठीक है। तो जरा इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, तो 12 + 3 + 16 प्लस यहां पर 1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 + 16, ठीक है। तो 32 आ जाएगा आपके पास, 32 ग्राम। तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ चुका है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब हमको चाहिए है गिवन मास। सर वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि गिवन मास तो मेन होता है मोल निकालने के लिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो एक काम करो, इधर थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिए कि जो डेंसिटी होता है, अपन को पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी डिवाइडेड बाय लीटर, यही होती है। सर इसका लेना देना क्या, बिल्कुल सोच रहे होगे, मैं खुद सोच रहा था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, ये होता है। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मुझे यूनिट मिली हुई है 0 पॉइंट कितना है, देखो 0.793, ठीक है। यूनिट देखो क्या है इसकी, केजी बाय लीटर इज इक्वल टू केजी बाय लीटर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है ये ऐसा बना होगा, 0.793 जो ग्राम है ये 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर गया होगा, तब जाके इसकी डेंसिटी इतनी है, बोल सकता हूं ना, ठीक है। तो यहां पर ये जो आ गई वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये 0.73, ये क्या हो गया, इसका गिवन मास हो गया। मतलब इतना मास होगा 1 लीटर के अंदर, तब ये डेंसिटी आई है। मतलब इतना अमाउंट तो है ना तुम्हारे पास रिएक्शन कराने के लिए, तो ये क्या आ गया आपके पास, गिवन मास। तो डेंसिटी से हम मास निकाल सकते हैं, और क्योंकि ये 1 ही लीटर की बात कर रहा है, लीटर 1 लीटर में होती है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 लीटर हो गई। आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि लीटर तो 1 है, तो क्या मैं ये रिलेशन लगा सकता हूं ना। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, देखो मोलरिटी हो जाएगा आपके पास यहां पर 0.793 डिवाइडेड बाय कितना, देखो इसका मास 32 ग्राम। अब यहां पर फंस जाओगे, कैसे फंस जाएंगे सर, ये देखो क्या लिखा है, केजी दिख रहा है, केजी, और यहां पर अपना जो मास है वो किसमें है, ग्राम में। तो ये देखो ये केजी में है, ये ग्राम में। तो एक काम करो, या तो एक को कन्वर्ट कर लो या तो उसको कर लो, एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको आगे का सॉल्व कर रहा हूं, क्या ध्यान से देखेंगे कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट को हटा दो, ऐसे लिख लो 793 × 10⁻³ -3, ठीक है। ये हो गया,
ये तो एक ही में लिखा हुआ। अब यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 32 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं, ग्राम में है ना, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, ठीक है। तो देखो ये कितना जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आएगा, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और इसको जरा सॉल्व कर लेना, जरा कितना आएगा, देखो ये इसको सॉल्व करोगे तो 24.78 लगभग आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो ये आ गई आपके पास मोलरिटी, ठीक है, ये मोलरिटी आ गई। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ये वाला फॉर्मूला पे पुट करते हैं। V1 हमको निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर अच्छे से बोल लो, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मोलरिटी कितनी आई है, मोलरिटी अपनी आई है 24.78, ठीक है। मोलरिटी ऊपर गिवन कितनी है 0.25 इंटू वॉल्यूम कितना है, देखो 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। चलिए सॉल्व करें। तो क्या आप अगर मेरे से बोलें, क्या मैं इसको जो दिख रहा है मैं इसको लगभग अप्रॉक्स मान लूं, V1 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं क्या, 25 इंटू 2.5 डिवाइड बाय क्या, अगर आप बोलो तो मैं इसको लिख सकता हूं 25.0, बोलो तो ऐसे अप्रॉक्स। देखो 7 है ना, 7 है, 8 है, तो मैंने एक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्यों बढ़ा दिया सर, क्योंकि ये ना कट जाएगा इससे ऐसा 10, ठीक है। तो लगभग जो आपका वॉल्यूम है वो आ जाएगा 0.025 जो है ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा जो वॉल्यूम आ जाएगा। अब बात ये है, ये जो लीटर में था ना, तो आपका जो वॉल्यूम है ये लीटर में आएगा, अगर आप इसको मिलीलीटर में लिखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा वैल्यू बड़ी दिखेगी, क्लियर। तो करना कुछ, तो क्या करना था, बस यहाँ पर एक लॉजिक बस लगाना था, वो डेंसिटी वाला, वाकई ये वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपको पता होगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा है आपका, तो इसको जरा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, तो आपको एक बार वापस से बता देता हूँ, क्योंकि इसकी यूनिट हमको दिख गई थी केजी लीटर इनवर्स, केजी बाय लीटर, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ मास, गिवन मास मेरे को यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से मेरे को वॉल्यूम दिख रहा था, ठीक है। तो मुझे मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, यही तो दो मेन चीज चाहिए हैं, बिना इसके तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो डेंसिटी से मैं ये निकाल सकता था, तो इसलिए मैंने ये वाला वैल्यू पुट करा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, क्लियर है। दो वॉल्यूम मुझे पहले दिख रहे थे, एक ने पूछा था और एक उसको गिवन था, तो मैंने ये वाला रिलेशन पुट करा, क्लियर, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए आप थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, 13 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब अपन चलते हैं कौन सा 13 क्वेश्चन पे, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द ऑफ द सरफेस, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन बिलो, इतना गिवन है। चलिए इफ मास ऑफ एयर एट इतना लेवल है और कैलकुलेट करना है द प्रेशर इन पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ये पेचीदा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस यूनिट के साथ खेलना है, बाकी इसमें कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर उसने कुछ नहीं बोला है, यहां पर आपसे पूछा है 1 पास्कल इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो आपको जो यूनिट है वो पास्कल में लेके आना है, प्रेशर जो है वो पास्कल में लेके आना है, ठीक है। तो 2-3 चीजें हैं, फॉर्मूला है, वो आपको पता होने चाहिए। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू, इन्होंने तो दिया ही हुआ है, तो क्या होता है, देखो न्यूटन मीटर -2 होता है, ठीक है। और यहां पर हमको क्या गिवन है, देखो ग्राम और सेंटीमीटर में है, ग्राम और सेंटीमीटर -2 में अपन को मास गिवन है, तो हमें कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन है ना वो देखना पड़ेगा। तो देखो न्यूटन कैसा होता है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो मैं इसको 1 पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू मास कितना होता है, केजी होता है, तो केजी पुट कर रहा हूं, इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं इसको लिख रहा हूं मीटर सेकंड -2, ऐसा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है वो मीटर सेकंड स्क्वायर होती है, ऊपर जाएगा तो ऐसा दिखेगा, क्लियर। तो 1 पास्कल अगर मैं केजी के टर्म में लिखना चाहूं तो कैसा आएगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू आएगा, न्यूटन की जगह पुट करो केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड -2, ठीक है, इंटू यहां पर क्या है मीटर -2, ये वाला यहां पुट करा मैं न्यूटन की वैल्यू, ठीक है। इस न्यूटन की वैल्यू जो है मैंने यहां पुट करी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। चलो देखो, तो ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा डायरेक्ट, तो क्या बनेगा, देखो केजी मीटर -1 सेकेंड -2, तो आपको जो यूनिट है वो इसमें लेके आना है, ठीक है, जो यूनिट है वो आपको इसमें लेके आना है। चलिए, है ना, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमको पता है, आपसे पूछा है पास्कल, पास्कल क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आप न्यूटन में लेके आओ, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन,
ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे जरा, देखो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, मास का कितना दिया है 1034 इंटू एक्सेलरेशन कितना होता है ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही होता है। चलिए तो अपन इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आने वाला है। तो आपका जो फोर्स की यूनिट है वो कितनी आ रही है यहाँ पे, केजी। अपन को ये जो दिख रहा है वो है न्यूटन, ये न्यूटन दिख रहा है, ये न्यूटन, ठीक है। और इनटू एक्सेलरेशन कितना है, देखो एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मास मतलब केजी, ये केजी दिख रहा है, इनटू में आपको एक्सेलरेशन जो है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसा है ना। तो ये आपके पास है। अब सबसे पहले तो देखो ये जो यूनिट है ना बहुत इधर उधर लिखा हुआ है, कैसा, हमारे पास गिवन कितना है, देखो ये गिवन है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसको अपन वहां पुट करेंगे। तो 1034 इंटू 9.8 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस 2, ठीक है, इंटू मीटर पर सेकंड, तो सेकंड माइनस 1, ये ठीक है। इसको भूल जाओ जरा, इसमें बहुत गिचड़ पिचड़ है, इसको भूलो, इसको याद रखो। अपन ने वैल्यूज को पुट करा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब अपन को पास्कल में लेके आना है, तो कैसे निकाल के आएंगे ध्यान से देखेंगे। इसको मैं अब अलग लिख रहा हूं, हमारा इसका कुछ भी काम नहीं है, तो इसको मैं अलग लिख रहा हूं 034 इंटू 9.8। आप ध्यान से देखना, यूनिट का काम है ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, बस। चाहिए क्या है, चाहिए है हमको केजी मीटर, 1 मीटर चाहिए है हमको, और सेकंड इनवर्स चाहिए है। तो क्या पुट करेंगे, देखो सेकंड का हमारे पास है, सेकंड हमें दिख रहा है, हमें चाहिए केजी, तो हमें ये हटाना पड़ेगा ग्राम। तो कैसे हटाएंगे, देखो तो मैं एक ही केजी चाहिए तो मैं केजी का इंटू करूंगा 1 केजी, ऊपर पॉजिटिव में चाहिए ना, 1 केजी का ऊपर इंटू करूंगा, यहां पर मैं रखूंगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। चलिए सेंटीमीटर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। सेंटीमीटर अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, सेंटीमीटर मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए मीटर, वो भी इनवर्स में, मीटर -1 में चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, यहां पर मैं सेंटीमीटर को इंटू हटाने के लिए ऊपर में कितने सेंटीमीटर चाहिए, 2, तो इंटू करूंगा 10 की पावर 2 मतलब 100 की पावर 2 सेंटीमीटर से, तो ये इतना जाएगा, ठीक है। ये कैसे पुट करा मैंने, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 होता है, तो यहां पर ये कितना जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। क्या हमारा फॉर्मूला बन चुका है, बिल्कुल, जरा ध्यान से देखो अब क्या क्या बन चुका है फॉर्मूला। ग्राम था, ग्राम डाल दिया हमने, काट दिया, ठीक है। सेंटीमीटर 2 थे, 2 सेंटीमीटर काट दिए, ठीक है। मीटर इनवर्स चाहिए था तो हमने 2 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो 1 मीटर से 1 मीटर काट दिया। तो हमारा देखो क्या बच गया, सिर्फ इतना देखो, हमारे पास बचा हुआ ऊपर क्या बचा, केजी, तो यहाँ पे केजी लिखो। क्या बचा है, कुछ और नहीं बचा, ये देखो सब कट गया। यहाँ पे बचा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मीटर लिख रहा हूं, फिर सेकंड इनवर्स लिख रहा हूं, देखो। तो इसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, पास्कल, इसको बोल सकता हूं पास्कल। बस अब जो आपके पास नंबर्स आए हैं ना उसका आप देख लो क्या क्या बचा है। देखो आपके पास यहाँ 1 बचा है, 1 इंटू 100 करोगे तो बात तो एक ही आएगी, ये 2 है ना, इसको पुट करोगे। जब पूरा का पूरा कैलकुलेट करने आएंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा, 1.013 इंटू 1.3 वो आएगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 जो है वो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमने क्या करा है, सिर्फ जो है यूनिट बनाई है, ठीक है। कैसे बनाई है, सिर्फ हम यूनिट के साथ खेले हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, तो वहां से हम खेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खेलोगे और जब ये पूरा धुआं हटेगा कट पिटने के बाद, तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। देखो अब यहाँ से ध्यान रखना एक बात, जो गलती कर बैठते हैं, नया नया चैप्टर है लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो 100 है ना, अब सेंटीमीटर से अगर मैं सेंटीमीटर को काट रहा हूं तो ये 100 नहीं कट रहा है बेटा, 100 बच जाएगा, है ना। तो 100 का इंटू होगा, इसलिए जो 10 की पावर आपको 5 दिख रही है ना, वो इसे यही जो है, यही सब चीजें हैं जो बची हुई है ना। तो देखो अब ये क्या, ये नीचे 1000 बचा हुआ है, ऊपर 10 की पावर 100 की पावर 2 बची हुई है, ठीक है। और 1 का 1 से इंटू करोगे तो बचेगा ही नहीं, 9.8 बचा हुआ है और 1034 बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं अलग से, आंसर आपका ये है ना। तो देखो कितना बचा हुआ, 134 बचा हुआ है, 9.8 बचा हुआ है, इंटू 100 जो है वो स्क्वायर बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है आपका 1000, और कुछ बचा है क्या, और सब कट पिट चुका है धुएं में
ठीक है जैसे। तो आपका जो आंसर है वो ये आएगा फाइनली, इसको कैलकुलेट करने के बाद पास्कल में आप उसको ऐसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब है आपका 14th क्वेश्चन जो कि बोल रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। मास का यूनिट पूछा है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हो कि भैया 10 किलो आलू दे दो, 20 किलो ये दे दो, ठीक है, 5 किलो शक्कर दे दो, ठीक है। तो मास का जो यूनिट होता है वो होता क्या है, केजी होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मास का एक पूरा का जो प्रोटोटाइप है ना, कि मास को कैसे दिखाओगे तुम, यूनिट किस यूनिट में दिखाओगे, तो मास का जो प्रोटोटाइप यूनिट बनाया गया है वो है केजी, ठीक है, केजी। तो ये जो है ये इसका मेन यूनिट है, इसको डिफाइन करने का ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखेंगे मास का यूनिट क्या होता है, हाउ इज इट डिफाइंड। तो ये प्रोटोटाइप है, इंटरनेशनली जो है, जो आपके जो केमिस्ट्री है ना उसका भी एक हेड होता है, एकदम हेड होता है जो चीज़ें बनाता है। तो उन्होंने रखा गया है कि केजी जो है उसका यूनिफाइड जो रहेगा उसका नाम रहेगा, मतलब यूनिट जो रहेगा वो इतना रहेगा, ठीक है, मास का यूनिट। आप सबको पता है ना कि सर काम करो, बहुत बचपन से ही बोलते आ रहे हैं 20 किलो आम दे दो, 20 किलो पोटैटो दे दो, सर 10 किलो शुगर दे दो। तो ये जो आप बता रहे हो 10 किलो शुगर दे दो, ठीक है, तो ये आप मास ही तो बता रहे हो ना किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब वेट और मास में मत फंस जाना भाई, कई लोग वेट और मास में फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये जो था आपका आंसर बहुत इजी था, इसमें तो कुछ ज़्यादा करने की बात नहीं थी। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है आपका समाप्त होता है, ठीक है। आपसे मैं आने वाली वीडियो में मिलूंगा, कुछ और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप अगर न्यूमेरिकल में फंसते हो तो एक बार खुद भी ट्राई करके देखें, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है स्टेप सही होगा, हो सकता है जो पॉइंट है उसमें इधर उधर हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप सभी से जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, कुछ सीखे होंगे आप यहाँ से। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब मैं मिलूंगा वहाँ लर्नो हाँ फ्री पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू, बाय बाय।